राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए प्रश्नोत्तर सीरीज़ नंबर 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने 4 सीरीज़ तक 1 से 100 तक प्रश्न हमने देखे थे। ये सभी क्वेश्चन आपकी एलटी हिंदी और प्रवक्ता की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और साथ ही साथ मैंने कुछ व्याख्या भी इनमें जोड़ी हुई है। तो आप हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको व्याख्या में भी 1-2 नए प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज़ नंबर 5 का 101 नंबर का जो प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, देखिए, चंद्रयान की रचना कब हुई थी? इसके ऑप्शन हैं 1379 में, 1503 ईस्वी में, 1540 में या 1370 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1379 ईस्वी में। चंद्रयान मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। तो इसकी रचना किसने करी थी? मुल्ला दाऊद ने। इसमें नायक लोर या लोरिक कहा जाता था जिसे, और नायिका का नाम है चंदा। उन दोनों की ये क्या है, इसमें प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। बहुत बार एग्ज़ाम में ये कथन पूछा गया है कि ये कथन किसने कहा है विद्यापति जी के लिए। तो इसके ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर है, ये है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के लिए यह कथन कहा था। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत की रचना शैली क्या है? इसके ऑप्शन है मुक्त गीतात्मक शैली में रचा है, बी है संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, सी है लोकगीतों की शैली, या डी है फारसी की मसनवी शैली में इसकी रचना की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फारसी की मसनवी शैली में पद्मावत की रचना की गई है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती थी। तो मसनवी शैली में क्या किया जाता था? अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती थी। अगला प्रश्न देखिए, सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं। इसके ऑप्शन हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या मंझन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य धारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति चंदायन है। तो मुल्ला दाऊद की कृति क्या है? चंदायन, जिसका समय 1379 ईस्वी है। अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है? कुतुबन द्वारा जो रचित है मृगावती, उसे पहली रचना माना है और कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है। अगला प्रश्न देखिए, राम भक्ति काव्य धारा से संबद्ध कवि नहीं है। तो इनमें से वो कौन सा कवि है जो राम भक्ति काव्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं? इसके ऑप्शन है स्वामी अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान, गदाधर भट्ट या हृदय राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। ये राम भक्ति संप्रदाय के न होकर किसके हैं? कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि रहे हैं, और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए,
रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें किनकी वंदना की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? पार्वती शंकर की, वाल्मीकि हनुमान की, सरस्वती और गणेश की, या सीता और राम की? तो इन्होंने की थी सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती तथा गणेश की वंदना। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश वंदना की है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। अगला प्रश्न देखिए, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं नाभादास, प्रियादास, बेनी माधवदास या नरहरिदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेनी माधवदास। मूल गोसाई चरित की रचनाकार बेनी माधवदास हैं। अपनी इस रचना में बेनी माधवदास ने तुलसीदास का चरित्र चित्रण करने के साथ ही, तो बेनी माधवदास में उन्होंने क्या किया है? तुलसीदास जी का चरित्र चित्रण किया है, और उसके साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के बीच जो भी पत्राचार हुआ है उसका उल्लेख भी उन्होंने इसमें किया है। अगला प्रश्न देखिए, उन्होंने रचना में भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न ही शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। तो शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है, हमें यह बताना है। इसके ऑप्शन देखिए, तुलसीदास, जायसी, बिहारी या घनानंद के लिए यह कथन कहा है। तो यह जो कथन है वो कहा है उन्होंने ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या मुलुकदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन उन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखिए, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तो इसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या विश्वनाथ त्रिपाठी? तो ये जो कथन है तुलसीदास के लिए कहा है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी रचना है? तो राम ध्यान मंजरी की रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है प्राणचंद्र चौहान, अग्रदास, हृदय राम या प्रियादास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्रदास। एक काव्य पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तो यह काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? तो इसके ऑप्शन देखिए, बीजक, गोरखबानी, कवितावली या नाथबानी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन हैं देव, मतिराम, चिंतामणि या केशव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशव। अगला प्रश्न देखिए, कवित्त रत्नाकर का लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है सेनापति, बलभद्र मिश्र, नरोत्तम दास या केशव दास? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कवित्त रत्नाकर के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है, इसमें कुल 270 पद हैं, बी है इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, सी है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, और डी है इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसमें कुल 270 पद हैं। तो यह कथन सही नहीं है। बाकी इसमें सबसे पहले गणेश जी की वंदना की गई है और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है तथा इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। तो इसमें कुल 270 पद ना होकर कितने पद हैं? 279 पद हैं।
ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? तो वो कौन से गुरु थे जिनसे उन्होंने शास्त्र वगैरह का अध्ययन किया था? इसके ऑप्शन है शेष सनातन, रामानंद, शेख फरीद, राघवाचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेष सनातन। तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन काशी में गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया, जबकि राम नाम की दीक्षा किससे ली थी? उन्होंने नरहरि दास से पाई थी। तो इनके जो शास्त्रों का अध्ययन कराने वाले जो गुरु थे वो थे शेष सनातन, याद रखिएगा आप। और राम नाम की जो दीक्षा इन्होंने ली थी वो थे नरहरि दास जी से इन्होंने वो दीक्षा पाई थी। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो जिनमें कांड में वो विभाजित नहीं है वो कृति हमें बतानी है। इसके ऑप्शन है पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली या कवितावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्वती मंगल। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि यह कैसा है? प्रबंध काव्य है। यह अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। तो पार्वती मंगल में किसका वर्णन किया गया है? शिव जी और पार्वती के विवाह का वर्णन। इसका आधार क्या है? कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभवम है। यहाँ पर देखिए इनके द्वारा रचित और भी रचनाएं हैं। बरवे रामायण, यह 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित रहा है। तो बरवे रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। गीतावली, यह 7 कांडों में विभाजित है। यह भी कितने कांड में विभाजित है? 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है और यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगली है इसमें देखिए इनकी कवितावली, इसमें राम कथा 7 कांडों में विभाजित है। इसमें भी कितने हैं? 7 कांड हैं। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तर कांड में किया गया है। तो देखिए एक नया प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है कि कवितावली में कवितावली में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इसमें काशी की महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। हनुमान बाहु के इसी का अंश माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यह कथन किसका है? बहुत इम्पोर्टेंट ये कथन है। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। तो ये कथन किसने कहा है इनके लिए? फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तो इसके ऑप्शन है रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली या रामलला नहछू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवितावली, जिसकी भाषा अवधी नहीं है। देखिए तुलसीदास कृत कवितावली की भाषा अवधी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना तथा भाषा का विवरण यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं और उनकी जो भाषाएं हैं हम उसे भी देखेंगे। अवधी भाषा में कौन कौन सी इनकी रचनाएं लिखी गई हैं? देखिए रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखा हुआ, जानकी मंगल जिसकी भाषा अवधी है, रामलला नहछू ये भी अवधी में है, रामाज्ञा प्रश्न ये भी अवधी में है, पार्वती मंगल अवधी भाषा, बरवे रामायण अवधी भाषा। तो एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि तुलसीदास की द्वारा रचित जानकी मंगल की भाषा क्या है या पार्वती मंगल कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। तो आप इन्हें नोट डाउन करिए। दूसरी तरफ है देखिए ब्रज भाषा में भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं। तो कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। तो इन सब की भाषा ब्रज भाषा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास की अधिकांश देखिए जिन रचनाओं में बड़ी की मात्रा आप देखेंगे तो उसमें आप ब्रज भाषा में टिक करिएगा।
और केवल विनय पत्रिका को ध्यान रखिए कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर अंत में पत्रिका है तो आ की मात्रा है। आप कहेंगे कि बड़ी की मात्रा तो है नहीं, कैसे याद करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। तो विनय पत्रिका की आप भाषा याद रखिए, ब्रज भाषा। और सभी में देखिए जैसे कवितावली है, इसमें बड़ी की मात्रा है, संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली और दोहावली, इन सब में बड़ी की मात्रा है, तो आप याद रखिए इसकी भाषा है ब्रज। और विनय पत्रिका की भाषा भी आप ब्रज भाषा याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, श्री सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन है लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड। तो सीता त्रिजटा संवाद जो हुआ था वो है रामचरितमानस के ऑप्शन नंबर बी, सुंदर कांड में ये वर्णित है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। सुंदरकांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं देखिए, इसमें और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, जैसे लंका दहन, राम सेतु होना इत्यादि। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और क्रम से हम जरा इनका वर्णन भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो हम इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, बालक ने अयोध्या के अरण्य में कितने सुंदर लंबे चित्र उकेरे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसे क्रम से याद रख सकते हैं इस चीज़ को। बालक ने अयोध्या के अरण्य में कितने सुंदर लंबे चित्र उकेरे। देखिए, बालक से आपका बाल कांड हो जाएगा, अयोध्या में अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड है, फिर कितने से किष्किंधा कांड, आप ध्यान रखिए। फिर देखिए, सुंदर से सुंदर कांड हो जाएगा और लंबे से आपका लंका कांड हो जाएगा। चित्र को आप साइलेंट रखिए यहाँ पे। और उत्तर उकेरे से आपका उत्तर कांड हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में किसी भी क्रम का अगर पूछा जाए, आप एकदम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और अंतिम ये है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अभी मैंने बताया आपको कि जिसमें बड़ी की मात्रा और क्या बताया था मैंने, विनय पत्रिका आए, विनय पत्रिका आए, तो आपको क्या याद रखना है, उसमें कौन सी भाषा है? देखिए, इसके ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदर कांड या बाल कांड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकांड। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी
किसका वर्णन किया है उन्होंने? कली काल का। कवितावली ब्रज भाषा में रचित है और इसके उत्तरकांड में काशी में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो इसके ऑप्शन है गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, कवितावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गीतावली। अगला प्रश्न देखिए, और जो गीतावली है वो क्या है? एक गीति काव्य है तथा किस भाषा में है? वो भी ब्रज भाषा में। देखिए इसमें अंत में बड़ी की मात्रा भी आई है गीतावली, तो ये है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? इसके ऑप्शन है मतीराम, देव, पद्माकर है ये, पद्माकर तथा सेनापति। तो ऋतु वर्णन के लिए जो विख्यात हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, सेनापति जी। सेनापति का जन्म सन 1889 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन में इनका मन बहुत अधिक रमा है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया था। तो ये हमारी आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। मैं जल्दी ही आपके लिए इसकी अगली सीरीज़ लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी 7वें नंबर की सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।